Let's start. So लास्ट लेक्चर में जो है हमने कहाँ तक किया था? सर वेव ऑन अ स्ट्रिंग स्टार्ट करना है। हाँ अच्छा ठीक है, वो मैंने तुम लोगों को बताया था कि वो ग्रेविटी का सब बता रहे थे। हाँ ठीक है। और फेज डिफरेंस वाला डिस्कशन हमने किया था लास्ट, राइट? कि स्पेस में सेपरेटेड है तो पार्ट फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, और टाइम में सेपरेटेड है तो फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे. Yes. Phase difference is simply the angle between the respective phasors. If you pick 2 points on the wave and then somebody says what is the phase difference between those two, then the idea is you make the phasor there wherever that point is, and that point is doing SHM, तो उसका अपना एक phasor चल रहा होगा ऐसे करके, और ऐसे ही अलग अलग पॉइंट्स जो हैं अलग अलग टाइम के साथ SHM कर रहे हैं तो उनके अपने फेजर चल रहे हैं, और सब फेजर्स में कुछ कुछ फेज डिफरेंस, राइट? So then the phase difference between 2 points separated on the wave depends on how far they are from each other on the wave, right? I mean in the x direction. So अब जो है हम बेसिकली क्या करेंगे कि जनरल वेव इक्वेशन का एक डिस्कशन करेंगे. वेव ऑन अ स्ट्रिंग फिजिकल चीज हम डिस्कस कर रहे हैं. तो जो जनरल वेव इक्वेशन है, and we are doing this in 1 dimension. This can be done in 3 dimension also, but our syllabus is only limited to 1 dimensional waves. And I think last time मैंने तुम लोगों को बेसिक आइडिया बता दिया था इसका कि एक स्ट्रिंग है, इलास्टिक स्ट्रिंग है जो डिफॉर्म होगा, और उस पर एक पीस का हम मोशन को एनालाइज करेंगे. ठीक है, इसमें कुछ असम्पशंस हैं, मैं बता देता हूँ. बेसिकली मान लो कि ऐसा कुछ पीस ऑफ द स्ट्रिंग वेव ऐसा है, और ये पीस है हमारा जिसकी एनालिसिस चल रही है. सो इट्स पार्ट ऑफ सम लार्जर डिस्टर्बेंस व्हिच इज प्रोपेगेटिंग इन सम डायरेक्शन, राइट? सो ये जो सेगमेंट है ये मान लो कि एक्स एक्सिस पे x और x प्लस डी एक्स के बीच में लोकेटेड है. ठीक है. And due to the passage of the wave it does some up down motion, but also what happens is कि if you consider the string when there was no wave on it, then you can also see that this piece used to be shorter than it is right now. You have to understand that the wave is basically a deformation in the string, so the different pieces of the string become longer and shorter based on where they are currently on the wave. This is not necessarily a sine wave, this is a general wave equation, so it could be any shape, but it would be true for sine waves also. So and we are assuming that nothing is moving horizontally. तो बेसिकली ये सेगमेंट पहले ऐसी होती थी जब तक वेव नहीं था, और वेव के पैसेज के कारण ये एंगल पे भी हो गया है और खिंच भी गया थोड़ा सा. इफ यू कैन सी इट इज लॉन्गर देन इट इज यूज्ड टू बी. सो इलास्टिसिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम पीओएम पढ़ते हैं. सो वी हैव अ गुड आइडिया ऑफ हाउ थिंग्स डिफॉर्म एंड व्हाट फोर्सेस एक्ट ऑन देम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? और एग्जैक्टली वो स्ट्रेच नहीं होगा ना. ओवरऑल जो एक्स में डायमेंशनल लेंथ होगा वो कम हो जाएगा ना, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ लेंथ होगा. कंजर्वेशन ऑफ मास. कंजर्वेशन ऑफ मास होगा. इसका मास वही है जो इसका मास है, लेकिन ये लंबा है. मैं बोल रहा इफ वी कंसीडर इट इज नॉट इलास्टिक, मतलब खींच नहीं रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ लेंथ होगा ना. फिर हाँ तो फिर उसमें वेव भी नहीं होगा, लेकिन वे हो सकता है लाइक, बट ओवरऑल एक्स में थोड़ा कम हो जाएगा. नहीं, वेव नहीं हो सकता ना. अगर स्ट्रिंग इलास्टिक नहीं है, खींच नहीं सकती है, तो उस पर वेव नहीं हो सकती है. ओके If the string doesn't deform, then there is no wave on it. You can't have a wave on a string that doesn't deform. The wave is the deformation, right? राइट. अगर तुम्हारा स्ट्रिंग है जो खींचता नहीं है, जिसका लेंथ फिक्स रहता है, तो फिर उसका एक सेकंड रुको. तो जैसे मैं स्प्रिंग को थोड़ा ऊपर, स्ट्रिंग को ऊपर नीचे भी करो, थोड़ा आगे भी लेके जाओ, सो देन इट विल फॉर्म अ वीडियो वेव. चल रहा है क्या या हैंग हो गया है? चल रहा है सर.
आवाज आ रही है क्या तुम लोग को? Yes, sir. हाँ ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। तो अभी आवाज आ रही है बराबर? सर। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. सो एंड लेट्स से कि जब तक कोई वेव नहीं था स्ट्रिंग पे, तब तक स्ट्रिंग का कुछ मास पर यूनिट लेंथ था म्यू। ठीक है, यहाँ पे म्यू यूज करते हैं, लैम्डा यूज नहीं करते हैं। वैसे तो मास पर यूनिट लेंथ के लिए लैम्डा होता है, बट इन जनरल फॉर वेव्स, बिकॉज लैम्डा इज ऑलरेडी अ सिंबल दैट हैज बीन kept aside for denoting the wavelength, therefore mu is the symbol we use. And so ये जो पीस था, इसका जो मास था वो कितना था? Mu dx. म्यू डी एक्स। तो जब वेव जाएगा भी और ये ऊपर भी चला जाएगा और ये खिंच भी जाएगा, तो भी इसका मास तो म्यू डी एक्स ही रहेगा। ये अलग बात है कि इसका लेंथ डी एक्स से लंबा हो गया होगा और इसका मास पर यूनिट लेंथ थोड़ा कम हो गया होगा म्यू से, लेकिन इसका टोटल मास, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कुछ भी राइट लेफ्ट नहीं जा रहा है, तो इसका लेफ्ट हैंड हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पे रहता है और राइट हैंड हमेशा एक्स प्लस डी एक्स पे रहता है। सो द अमाउंट ऑफ मटेरियल बिटवीन दीज टू लाइंस always remains the fixed amount and its mass is mu dx, right? अभी अगर इस पे दोनों तरफ से फोर्स लगाएं और इसी के कारण इसकी एक्सेलरेशन होगी, तो अगर इधर बोलेंगे T2 टेंशन लग रहा है, इधर बोलेंगे कि T1 टेंशन लग रहा है, ये दोनों अलग अलग एंगल्स पर है, कर्वेचर है कुछ। तो मान लो कि ये जो एंगल है θ1 θ2 है और ये जो एंगल है θ1 है, और इसकी एक्सेलरेशन किस तरफ है, कोई बता सकता है इस पीस की? कौन सा वाली होगी? इसका एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड्स। Yes, नहीं, sir. to the left नहीं है, there is no left right acceleration, there is only motion downwards. You have to keep in mind that pieces on the string only move in the vertical direction. ठीक है, और ये शेप जो है कुछ वाई एक्स की है, विच बेसिकली मीन्स कि इसकी जो वाई कोऑर्डिनेट है इस सेगमेंट की वो वाई है। आई मीन ये अगर एक्स पर है और टी टाइम हो रहा है तो ये वाई हाइट पर है। ठीक है, पार्थ वो जरूरी नहीं, एक्चुअली डाउन इज नॉट एंटायरली करेक्ट, बट आई एम अज्यूमिंग कि स्ट्रिंग यूज्ड टू लुक लाइक दिस। आई मीन इट कुड बी कि स्ट्रिंग एक्चुअली यहाँ था या यहाँ था, तो ये ऊपर जाना चाहता होगा, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रिंग किधर था डिफॉल्ट, ये डिफॉर्मेशन उसके ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ। ठीक है, अब हम इसकी सेकेंड लॉ लिखेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ। राइटिंग न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर द एलिमेंट इन एक्स। जब तुम लिखोगे तो तुम लिखोगे T2 cos θ2 equals to T1 cos θ1, राइट, बिकॉज यू सेइंग एक्स में कोई मोशन नहीं है। और y में तुम लिखोगे नीचे की तरफ जो फोर्स इसको ला रहा है वो है T1 sin θ1 माइनस T2 sin θ2 जो इसको ऊपर ले रहा है, और इसके कारण इसका मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, इसका मास है म्यू डी एक्स, और इसकी एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ d2y बाय dt स्क्वायर। अग्रीड, क्योंकि y में एक्सेलरेशन है, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव। Yes, ठीक है, sir. अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। सो जो वेव इक्वेशन हमारा आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है। इट इज बेस्ड ऑन वन अजम्पशन दैट वील टेक, एंड द अजम्पशन दैट आई एम गोइंग टू टेक इज that the slope of the string everywhere tends to 0. ठीक है,
Why am I taking this? Because it simplifies the whole thing. So but कोई को मतलब दिख रहा है ना कि स्लोप जीरो नहीं है, so how can you say that? तो वही बात है, ड्राइंग को जाने दो, ड्राइंग पे मत जाओ। मतलब ऐसा होगा कि ऑब्वियसली डिस्कशन के दौरान में मैं बार बार ऐसे वेव्स बनाऊंगा जिनकी स्लोप कहीं कहीं पे बहुत लार्ज है, बट जो डिस्कशन ये चल रहा है जिस चीज पे, वो रियलिस्टिकली ऐसी दिखती है। Like a very small amplitude वाला है। नहीं, amplitude is not small, only the slope is small. Amplitude can be large. So if let's say you say that if you have a piece of string which has this much height, and but if I want the same height, I can have the same height With a very long string. but I have to generate it via a very shallow slope. Amplitude पे limitation नहीं है. The amplitude can be as large as we want. So you can see in both these cases I have the same amplitude. What I'm not allowed to do is build up the amplitude suddenly, which will mean the slope is large. But I can build it up over a gradual distance, and therefore I can have any 10 किलोमीटर का amplitude भी हो सकता है, लेकिन 100 किलोमीटर से उसको build up करोगे तो slope हमेशा tending to zero ही रहेगा सब जगह. ठीक है, ये इसलिए है क्योंकि क्या होता है कि अगर तुम इस स्ट्रिंग का अनडिफॉर्म्ड लेंथ पकड़ो इस वाले केस में, फिर मैं चैट इधर भेजो, तुम लोग जो भी चैट भेज रहे हो मेरे को, send it to co-host. If you look at this case, then if you consider this part of the string, then you can see कि अपने default length के comparison में currently it is much longer. The sharp slope means that it has extended quite a lot. जबकि इस केस में अगर तुम देखोगे इसका undeformed length के comparison में, तो this string is not very much longer than this string. The shallow slope basically means that the string, while the string has deformed, its deformed length is not very much longer than its default length. जिनमें अगर अप्रोक्सीमेशन नहीं लेंगे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बनेगा. अप्रोक्सीमेशन लेने से, अजम्पशन लेने से फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बनता है, एंड इट टर्न्स आउट दैट इट अप्रोक्सीमेट्स मोस्ट रियलिस्टिक केसेस क्वाइट वेल. So only when you have very dramatic waves in a medium, then this equation kind of fails, and then you have to bring in the non-linearity also. And then, I mean, it depends. Is it worth it? For most cases, it is not worth it to have that much mathematical complexity, right? अच्छा, अब बेसिकली क्या हो रहा है, इससे हो क्या रहा है? हाँ, मैं भी बता रहा हूँ. इससे हो क्या रहा है कि अगर तुम शार्प स्लोप्स अलाउ करोगे तो कुछ सेगमेंट्स क्या होंगे कि अपने डिफॉल्ट लेंथ से काफी इंक्रीज हो जाएंगे लेंथ में. दे विल सफर अ लार्ज स्ट्रेन. And what that will mean is that if you remember the previous chapter, there is a risk of exceeding the elastic limit of the material from which the string is made. In this case, there is no real risk, because with a slope that is everywhere tending to zero, the new length or the deformed length is not very much longer than the default length. So this string does not have a large strain compared to its natural size, but this string has a large strain compared to fractional change in length होता है वो, right? So इसमें काफी ज्यादा स्ट्रेन है, और इसमें रिस्क है कि तुम्हारा स्ट्रेन जो है इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर जाए, और एक बार इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर जाएगा तो स्ट्रिंग का इलास्टिसिटी का लॉस हो जाएगा, और फिर एक बार ये वेव चला भी गया यहाँ से तो फिर स्ट्रिंग सैग हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, उसमें रिकवरी पॉसिबल नहीं होगा. And also another thing that it will mean is that because of the linearity, because stress is proportional to strain in only within the elastic limit, therefore in this case because you're not exceeding the elastic limit, the stress will be proportional to strain and the behavior will be linear. The equation that will form is a linear equation, and the linear equation will produce a simple harmonic motion for individual particles in the case of a sine wave. But if you lose that linearity, if you cross the elastic limit and go to the non-linear part, then the stress strain relationship is not linear, which means that the motion that it will produce for particles due to the passage of a sine wave will not be simple harmonic, because if you remember, simple harmonic motion is a linear motion. The force has to be proportional to the displacement, the deformation, right? So SHM काम ही करता है basically on linearity, and so we will lose, I mean, in the sense of whatever comes out of this analysis will not be valid for this case, right? And so that is why we assume this. So यहाँ लिख देता हूँ मैं, large strain exceeds elastic limit, small strain within elastic limit. ठीक है, तो ये कंडीशन है. अब dy by dx टेंडिंग टू जीरो होने से क्या होगा कि ये जो थीटा है दोनों, ये टेंड टू जीरो हो गए. अगर ये थीटा टेंड टू जीरो हो गए तो जो मेरा पहला इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई होकर t1 इक्वल्स टू t2 हो गया, x वाला जो इक्वेशन है. नाउ सिंस
dy by dx is being made to tend to 0, therefore theta 1 and theta 2 approximately 0 degrees, which means therefore the x equation now becomes T1 is approximately equals to T2, which is basically, you can call it some tension T in the string everywhere. So essentially what has come out of this approximation is that the tension in the string is everywhere the same. It is not exactly the same. तुमको पता है already POM से कि stress और strain proportional होते हैं. तो अगर तुम sine wave consider करो as an example, and this is a drawing we'll refer to repeatedly. When you have a sine wave on a string, if you consider some element like this versus if you consider some element like this, राइट, जो करंटली अपना एक्सट्रीम पे है वर्सेस जो करंटली अपना मेन पोजीशन पे. तो जो करंटली अपना एक्सट्रीम पोजीशन पर है वो अपने डिफॉल्ट लेंथ के कंपैरिजन में मोर और लेस सेम साइज का है. तो उधर ज्यादा खिंचाव नहीं है और उधर क्योंकि ज्यादा स्ट्रेन नहीं है तो उधर ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं है. सो दिस प्लेस मस्ट हैव लेस टेंशन इन एक्चुअल फैक्ट, आई एम सेइंग. बट इफ यू लुक एट द गाय हु इज करंटली क्रॉसिंग mean position, then compared to default size it is quite stretched. There's a lot of strain there, and since there's a lot of strain there, there's a lot of stress there, and stress is tension, right? So in a sense, if you could see the tension in the string everywhere as color, let's say with your eyes, with the intensity of color representing, let's say ये green color से तुम्हें दिख रहा होता है इसमें tension हर जगह, और intensity of green represent कर रहा होता है कि कितना tension है, तो यहाँ पे तुम intense green देखते, यहाँ पे तुम intense green देखते, यहाँ पे तुम intense green देखते, और फिर वो इधर आते आते fade हो जाता है ऐसे करके. That would represent the amount of tension. So while in actual fact it is not true that the tension everywhere is the same, but now if you imagine कि slope तुम हर जगह gradually tend to 0 करा दो, ये वाला चीज नीचे आने लगे, वाला चीज ऊपर जाने लगे, तो वो जो डिफरेंस बिटवीन द इंटेंस ग्रीन एंड द फेडेड ग्रीन है वो कम होने लगेगा, एंड एट सम पॉइंट इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली द सेम शेड ऑफ ग्रीन थ्रू आउट द स्ट्रिंग. लाइक फॉर अ वेव व्हिच for a string which looks like this, you can approximately say it is the same intensity ka green everywhere for tension. That is what this means. So it is an approximate result. It is not true actually that in a string with deformation the tension is the same everywhere. It is of course not true. Wherever the deformation is more locally, there is more stress and therefore more tension. Wherever there is less deformation, and that changes from time to time as the wave goes past. Sometimes this guy is at an extreme position, but wave आगे बढ़ेगा तो फिर अपने mean position पर भी आ जाएगा. तो एक ही जगह पे एक छोटा एलिमेंट के साथ बार बार चेंज होता रहता है कि कभी वो ज्यादा खिंचा होता है, जब वो इधर होता है तो वो ज्यादा खिंचा होता है, फिर ऊपर जाता है तो कम खिंचता है, फिर नीचे आके ज्यादा खिंचता है, फिर कम खिंचता है. तो एक प्लेस पे भी चेंज होता रहता है, और स्नैपशॉट ले लोगे तो अलग अलग जगह पे भी अलग अलग होता है. बट विद इन दिस अप्रोक्सीमेशन इट इज मोर और लेस एवरीवेयर द सेम. ठीक है. So the conclusion here is that the tension is everywhere the same, approximately. That's one conclusion from the assumption. And if it is the same, then I can go to the y equation, which was t1 sine theta 1 minus t2 sine theta 2. And t1 t2 are the same thing t, तो मैं कॉमन ले लूंगा और sin theta 1 को मैं tan theta 1 लिख सकता हूँ. तो t tan theta 1 minus tan theta 2 is mu dx into d2y by dt square. But tan theta can also be written as t dy by dx. By the way, there is one thing missing here. I should have put. There is a minus sign also here. Why is there a minus sign here? Decrease. Because ये जो quantity है ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव होना चाहिए बाय डेफिनेशन. बाय ऊपर पॉजिटिव होता है, लेकिन तुमने इस पीस का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ पॉजिटिव मान के लिखा है, तभी तुमने इसको पहले लिखा है t1 sin theta 1 minus t2 equals to this acceleration. But d2y by dt square is positive in that direction, so there has to be a minus sign. So I will use the minus sign to flip the order of these two. ये हो गया dy by dx at x plus dx minus dy by dx at x. Do you all understand this? Tan theta at x plus dx. ये क्या था? Theta 2 is tan theta 2 is the slope at this place, and tan theta 1 is the slope at this place, right? tan theta and tan theta 2 तो इक्वल होगा ना? क्या चीज? tan theta 1 and theta 2 इक्वल होगा ना? नहीं, इक्वल नहीं होगा ना. थीटा के बराबर होगा. अप्रोक्सीमेशन ले रहे हो ना तुम. But theta 1 equal to theta 2 दिया ना approximately. नहीं, वैसे नहीं होता है. So where did dx go? dx में इधर ले रहा हूँ. साइन थीटा का एक्सपेंशन होता है थीटा प्लस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल
प्लस ब्ला ब्ला, cos थीटा का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस ब्ला ब्ला, tan थीटा का एक्सपेंशन होता है समथिंग समथिंग। जब तुम अप्रोक्सीमेशन ले रहे हो तो तुम सेम ऑर्डर का अप्रोक्सीमेशन ले रहे हो, यानी तुम तो यहाँ x थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय 3, ऐसी tan थीटा का भी एक होता है, उसमें थीटा प्लस व्हाटएवर। तो जब तुम अप्रोक्सीमेशन ले रहे हो तो तुम एक ऑर्डर तक लेते हो कि तुम पहला टर्म लेने वाले हो और बाकी सारे ड्रॉप करने वाले हो, या तुम पहले 2 टर्म लेने वाले हो, तो सेम ऑर्डर लगाओगे ना साइन कॉस tan पे। तो अगर सब पे सेम लगा रहे हो तो कॉस 1 हो जाएगा, लेकिन साइन थीटा थीटा के बराबर होगा और tan थीटा थीटा के बराबर होगा, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो देयरफॉर उन वैल्यूज से उनको रिप्लेस किया जा रहा है। I mean theta, it's not really important to say that theta 1 and theta 2 are basically 0. What is really important to say is that what are the approximate values of the trigonometric functions. ठीक है, हाँ सर। तो अब ये क्या बन गया, ये चीज देख रहे हो तुम लोग क्या बन गया? सर यहाँ पर भी माइनस साइन डालेंगे ना? माइनस साइन ले लिया ना मैंने, अब tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 कर दिया। अच्छा वहां पे ले लिया, नीचे हाँ थी। हाँ, मैंने ऊपर मिस कर दिया। और ये जो है तुम्हारे पास म्यू बाय टी, और ये d2y बाय dt स्क्वायर बन गया। नेगेटिव आ गया ना मास, क्या चीज नेगेटिव साइन हो गया ना, नेगेटिव साइन कर दिया ना उल्टा इसको, tan हो theta गया। 2 is at x Right. plus dx। ठीक है, so this is the wave equation. This is not the general wave equation, this is the wave equation for a wave on a string. अब I could take this and then show you how this represents a traveling wave or a kind of wave and how this property represents the speed, but वो पार्ट स्किप करते हुए मैं तुमको डायरेक्टली बोल देता हूँ कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन जो है वो ये होता है। ठीक है, ये जाने दो कि ये कैसे आ गया, या रादर ये कैसे शो हुआ कि ये इसका स्पीड है, बट ये जो है जनरल वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती है। ठीक है, and what we have done is by applying the basic physical ideas of Newton onto the string on our particular physical system, which is the string. This is the general wave equation. It is not specific to a string or sound or waves on a surface of a pond or whatever. I mean, it's the wave equation where c represents the speed of propagation of these kind of waves. But we took our example of a string, we took some approximation, and then we did the mathematics, and then we found that we have basically reproduced the general wave equation. And therefore, by comparison with the general wave equation, we have also found the formula for the speed of wave on an elastic string. तुम लोग समझ गए मैं क्या 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 कह रहा हूँ उधर? Speed of wave on string. ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका इंट्यूटिव मतलब भी क्या है, लेकिन बाय द वे दिस इज बेसिकली the formula for speed of wave on a string. I could actually take this whole equation and look for its solution and then show you that we get a traveling wave and then this turns out to be its speed, but वो सब जाने देते हैं, उतना important नहीं है। Eventual conclusion ये है कि by comparison with the prototypical wave equation, this is the prototypical wave equation for various situations. I mean, this covers everything, sound, light, and this will change depending on the context, like what this refers to see और नहीं चल में वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सी किसको रेफर कर रहा होगा, किस फिजिकल प्रॉपर्टी को रेफर कर रहा होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड, प्रेशर, टेंशन इन एन स्ट्रिंग, वो डिपेंड करेगा कि ये तुम उस वक्त किस फिजिकल सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर रहे हो इक्वेशन। बट द सी विल ऑलवेज स्टैंड फॉर द स्पीड ऑफ द वेव, and so for when we did this derivation for a wave on a string, this is what showed up in the place of 1 by c square. Therefore c must be equal to this for the case of the speed of wave on a string. Similar analysis हम gas में करेंगे जब sound discuss करेंगे, and so we will have another formula for speed of sound in a gas. It will have some other properties here, but again we'll do some derivation based on gas pressure and force and all, and we'll get something here which are the gas properties, and then by comparing with the prototypical equation we will basically say, oh अच्छा, इसका मतलब ये चीज 1 by c square होगा, तो ये मुझे फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड मिल जाएगा। तो इसी तरीके से किसी भी नए सिचुएशन में जब हमें स्पीड डिराइव करनी होती है वेव्स की, तो हमें एसेंशियली क्या करना होता है, उस सिचुएशन की फिजिक्स लगानी होती है और अल्टीमेटली ये इक्वेशन रिप्रोड्यूस करना होता है, एंड देन बाय सिंपली कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स वी गेट टू नो द स्पीड। ठीक है, एंड यू कैन सी हियर अगेन that this formula is again of the form of elasticity over inertia. मैंने पहले बोला था जनरली स्पीकिंग मैकेनिकल वेव्स के लिए you always get a formula for speed which is
some root of some elastic property which tries to recover the shape, and the inertia property which kind of slows that recovery. So it's a conflict between these two properties that is the reason for the propagation of waves, and inevitably in all such formulas you get this particular ratio. अब ठीक है, गैस के लिए जब स्पीड ऑफ साउंड पढ़ेंगे तो यहाँ पे कोई और इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी गैस के लिए और कोई और इनर्शिया प्रॉपर्टी होगी, बट द जनरल नेचर विल रिमेन द सेम. सर वो आपने बोला कि ये स्पीड इज द स्पीड ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑन द y राइट, y कॉलम में. No, this is the speed of the propagation in the x direction of the feature of the pattern. सर वो तो हमने स्पीड ऑफ लाइट बोला था What? नहीं कि ऑल द वेव्स ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट ओनली. नहीं, तू कंफ्यूज हो गया था उस डिस्कशन से. The electron. All waves do not travel at the speed of light. Sound, how will sound travel at the speed of light? Waves travel at some speed determined by their medium. हाँ राइट, अंडरस्टूड, क्लियर. C मैं सिंबल यूज कर रहा हूँ बस वेव की स्पीड के लिए. It is not the speed of light, although C is usually used to represent the speed of light, conventionally speaking. But मैं generally क्या कर रहा हूँ कि C और V में distinction make करने के लिए समझ गया सर, समझ गया. पार्टिकल स्पीड का सिंबल v है जो वेरिएबल होता है. इन दोनों में रिलेशन है जो हम पढ़ चुके हैं, v इक्वल्स टू माइनस सी डेल वाई बाई डेल एक्स, कि वेव का स्पीड कितना है और उधर स्लोप कितना है, उससे पार्टिकल का स्पीड डिटरमिन होता है. लेकिन वेव का स्पीड इज अ कांस्टेंट. यू कैन सी वंस यू डिसाइड ऑन द स्ट्रिंग म्यू फिक्स हो गया, एंड वंस यू टाई इट अप टेंशन फिक्स हो गया. तो अब ये स्पीड तुम चेंज नहीं कर सकते हो इस सेटअप में. एक बार तुमने स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया है. Then how is it dependent on the medium? मीडियम पे डिपेंडेंट है ना. इस वेव का मीडियम क्या है? ये स्ट्रिंग है. सर बट मीडियम Like का that, मतलब okay. एयर वाटर ऐसा हुआ ना, नॉट नहीं. सराउंडिंग मीडियम. नहीं, ये वेव का मीडियम क्या है? ये वेव किस मीडियम में प्रोपेगेट करती है? स्ट्रिंग के मीडियम. तो स्ट्रिंग इसका मीडियम है. Okay, sir, understood. I thought something. तो स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? एक तो स्ट्रिंग की मास पर यूनिट लेंथ उसकी यूनिक प्रॉपर्टी है, हाँ सर, म्यू. और एक उसमें टेंशन जो है, क्योंकि वही दो चीजें वेरी कर सकते हो. तो व्हेन यू सेट अप द थिंग बिफोर यू स्टार्ट द वेव, हाउ विल यू सेट इट अप? यू नीड अ स्ट्रिंग, सो यू विल पिक सम स्ट्रिंग, सो इट विल हैव सम म्यू. फिक्स हो गया. एंड देन यू विल हैव टू मेक इट टॉट, बिकॉज टॉट नहीं होगा तो वेव नहीं चलेगा उसमें. तो टेंशन फिक्स हो गया. एक बार तुमने मास लटका दिया और स्ट्रिंग डिसाइड कर लिया तो मीडियम फिक्स हो चुका है तुम्हारा. अब तुम इसमें लार्ज एम्पलीट्यूड वेव चलाओ, स्मॉल एम्पलीट्यूड वेव चलाओ, हाई फ्रीक्वेंसी वेव चलाओ, लो फ्रीक्वेंसी वेव चलाओ, वो सारे जो हैं चलेंगे एक ही स्पीड से, और वो स्पीड ये स्पीड है. ठीक है. ये प्रेरित ये लिखा था tan, साइन लिखा था पहले तो एक्चुअली साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 था. फिर क्योंकि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है तो वो tan के बराबर हो गया, और tan जो है लोकली dy बाई dx के बराबर होता है, उस जगह का स्लोप होता है. माइनस साइन को अंदर ले लिया तो फ्लिप हो गया है. और फिर उधर का dx मैंने नीचे लाया, उधर dx लिखा हुआ था मास में, तो ये डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव है, रादर डेफिनेशन ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव है. डेरिवेटिव एट x प्लस dx माइनस डेरिवेटिव एट x ओवर dx इन द लिमिट दैट dx टेंड्स टू 0 बिकम्स द सेकंड डेरिवेटिव. ठीक है, सबको समझा ये चीज सो फार? सर अब हाँ बोल. सर कुछ नहीं, पेज लेफ्ट में नहीं आता. अच्छा, तो अब जो है बिफोर वी गो ऑन टू इन्वेस्टिगेट दिस इक्वेशन एंड सी व्हाट सॉल्यूशंस आर देयर, मीनिंग व्हाट काइंड ऑफ वेव्स आर देयर, लेट्स डू अ फ्यू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ओनली दिस फार्मूला. ठीक है, कि वेव का स्पीड जो है स्ट्रिंग पर अंडर रूट टेंशन बाय म्यू होता है. इसके बेसिस पे भी हम एक दो टाइप के प्रॉब्लम्स कर सकते हैं क्विकली. देन वील गो ऑन टू व्हाट दिस इक्वेशन मींस एंड व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट. इनफैक्ट सॉल्यूशन हम पहले पढ़ चुके हैं, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि a sin kx प्लस ओमेगा t प्लस फाई या a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस फाई, दोज आर ऑलरेडी सॉल्यूशंस ऑफ दिस. इन अ सेंस मैंने तुम्हें सॉल्यूशन पहले बता दिया, इक्वेशन बाद में बताया. अब तुम देख लोगे कि वो इसके सॉल्यूशंस हैं. इसके और भी टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं. सो दिस चैप्टर इज अबाउट studying two types of solutions of this equation, or rather two types of waves. One is called a traveling wave, the other is called a standing wave, and you will see that they are both solutions of this equation. And since this is a wave equation, it's basically a test for whether something is a wave or not, for basically whether some yxt is a wave or not. If the yxt satisfies this equation, then it's a wave. If it doesn't satisfy this equation, then it's not a wave. And it's a comprehensive test in the sense that every wave satisfies this equation, and every function that satisfies this equation is a wave. So it's both ways. If you have to check whether a certain function is a wave, it must satisfy this. And anything that you can show is a solution of this automatically is a wave. ठीक है, तो दोनों तरफ से ये लॉजिकल रिलेशनशिप है फॉर अ वेव. ठीक है,
तो वो मैं बाद में डिस्कशन करते हैं कि इसके सॉल्यूशंस जो फंक्शंस हैं वो वेव कौन से हैं और क्या क्या हो सकते हैं. But let's do a couple of problems on this formula. This is important. You have to remember this. Speed of wave on a string is given by root of tension in the string divided by mass per unit length of the string. तो कुछ तो बेसिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि वो करने का कोई खास फायदा नहीं है कि मैं तुम्हें अगर जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आई विल सेट अप सम काइंड ऑफ अ string on a pulley system and I will hang some mass on it and I will start a small pulse from the left hand and it will move and I'll give you the length and everything and ask you to find how much time it takes to get there. So easy hai, trivial hai. The only thing to keep in mind is sometimes is that when you are finding the tension in the string, it will not only be due to the mass of m but also due to the weight of this part of the string. Since the string is massive, I mean it has to be. तो therefore जब तुम ऐसा प्रॉब्लम देखो तो तुम्हें करना तो सिंपली c इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाई म्यू ही है और वो कांस्टेंट आएगा क्योंकि इसमें हर जगह सेम स्ट्रेस होगा, लेकिन ये वाला भी एक वेट होगा जो m में ऐड होगा. ये पूरा वेट है बराबर टेंशन, लेकिन इसमें भी कभी कभी तुम्हें थोड़ा जजमेंट यूज करना होता है. समटाइम्स दे विल गिव यू the mass per unit length of the string will be some very small value like 0.0002 kg per meter and while they will say कि भाई ये जो है 10 किलो है. So while it is still true, strictly speaking, that this string also has a mass and it adds to this mass to basically create the total tension, if they give you a very small value for the mass per unit length of the string, that has been given to you only because you need it here to find the speed of wave. So they have to give you something. They can't say massless string. In this chapter, you can't have a massless string because if you have a massless string, then you don't have a finite value for C, right? तो string का mass तो इस chapter में होना ही होना होता है क्योंकि यहाँ पे चाहिए, लेकिन अब उसके साथ क्या है कि जब वो लटकेगा इधर तो वो एडिशनल वेट बनेगा. समटाइम्स दे वांट यू टू टेक इट इफ दे गिव यू लाइक खुद स्ट्रिंग भी 2 kg पर मीटर है और 2 मीटर लटका हुआ है यहाँ पर, तो ऑफ कोर्स 4 किलो तो यही है और ये 10 किलो है, तो दैट्स नॉट नेग्लिजिबल. देन 140 न्यूटन इज द टोटल टेंशन. बट समटाइम्स इफ यू गिव यू सम वेरी स्मॉल वैल्यू कंपेयर्ड टू दिस वैल्यू, then they are basically saying indirectly to ignore this and only take this as the tension. Do you all understand what I'm saying? Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Alright. तो ये तो बेसिक प्रॉब्लम है कि तुम टेंशन फाइंड कर लो और फिर निकाल लो कितना एल दिया होगा. यहाँ पे 10 मीटर का डिस्टेंस है तो बता दो कांस्टेंट स्पीड. तो थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टिंग जो प्रॉब्लम है वो कर लेते हैं. पहले ये देख लो कि अगर मान लो हमने एक स्ट्रिंग लिया जिसको वर्टिकली सस्पेंड किया अंडर ग्रेविटी और इसका लेंथ एल है और इसका मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है जो कि नेग्लिजिबल नहीं है, ठीक है, रीजनेबल मास है इसका. और इसके एंड पे मैं एक पल्स स्टार्ट करूंगा जो ऊपर की तरफ प्रोपोगेट करेगा. पल्स को तुम छोटा मान लो, पॉइंट साइज मान लो, ठीक है. तो फाइंड ये करना है, फाइंड टाइम टेकन बाय पल्स टू रीच द सीलिंग. ट्राई करके देखो तुम लोग. दिस इज सस्पेंडेड अंडर यूनिफॉर्म ग्रेविटी. आंसर्स तुम लोग भेजना कोहोस्ट पे. हाँ चिन्मय, दैट्स करेक्ट. ट्राई करके देखो फिर क्या आता है. हर्षित करेक्ट आंसर है. आइविन करेक्ट आंसर है. मिराज करेक्ट है. चिन्मय नंबर नहीं रहेगा उधर. अर्नव करेक्ट है. हर्षित व्हाट डू यू मीन? हमने किया तो अभी डेरिवेशन. और यू मीन द वन विद द 1/c स्क्वायर? नहीं, यही Yes, sir. डेरिवेशन.
The C square. यही डेरिवेशन है एक सेंस में। होता क्या है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन लेना पड़ता है, जैसे स्ट्रिंग ले लो या कुछ ले लो, और फिर उससे डिराइव करते हैं जैसे हमने किया, और फिर शो ये करना होता है कि ये जो प्रॉपर्टी आई है d2y/dt² के सामने, ये इनवर्स ऑफ स्पीड स्क्वायर है, वो अलग चीज है, दैट्स द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। सो यू प्रूव आल्सो that whatever is in front of that d2y/dt² is basically the inverse of the square of the speed of this wave. Yes. Once you do that, and if you can show it for multiple systems, like for sound waves, for this and that, then this is the general wave equation. I mean, the physics or the reasoning applied to a particular case depends on the particular case. But eventually, if you come up with the same equation every time with just a change of the constants in front, then it has to basically describe all kinds of waves. Right? We have to conclude कि हाँ ये general wave equation होगा। एकदम general भी derivation होता है if you are asking that कि without assuming some system, like could I not say that there is a string or something, just generally there is a disturbance in a medium and it propagates, and can I, the trouble with that is you can't really write mechanics. I mean, if you don't know the forces or why they are arising, you can't really write its equation of motion in that sense. So then it has to be done from a mathematical standpoint. You have to say, okay, there is a feature yxt, some shape, and that shape then moves to the right at some fixed speed, and then it is produced somewhere else. And so what differential equation governs the time evolution of that shape? That is a mathematical derivation of the same equation. तो दो तरीके होते हैं यूजुअली, बट वो जनरल वाला हम नहीं करेंगे, मैथमेटिकली हम नहीं करेंगे अभी। हम यहाँ पे हमने वेव ऑन स्ट्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में किया उसको, फिर नेक्स्ट टाइम हम साउंड के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे। सो यू विल सी मल्टीपल वेज ऑफ डिराइविंग द सेम इक्वेशन। श्रेया करेक्ट है एक्सेप्ट फॉर द नंबर, आई थिंक। ओम, दो आंसर क्यों है? मिताली करेक्ट आंसर है। सर सर ऊपर वाला फिर से बताओ ना एक बार। ये वाला, हाँ सर। इसमें यह है कि स्ट्रिंग को हमने पुली से करके और मास लटका दिया, तो मास के कारण उसमें टेंशन है, तो पहले इसमें टेंशन निकाल लो। लेकिन उसमें मैं ये बोल रहा था कि ये ध्यान रखना होता है कि केवल ये मास नहीं है, स्ट्रिंग का भी मास होता है, तो वो ले लो जितना भी इसका मास है और इसका मास और ऐड करके उससे टेंशन मिल जाएगा mg करके, और फिर टेंशन मिल जाएगा तो टेंशन बाय म्यू करके रूट करके स्पीड आ जाएगी, कांस्टेंट स्पीड से चलेगा इसमें, क्योंकि इसमें हर जगह सेम टेंशन है। यहाँ पर, यहाँ नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल टेंशन है जब अंडर ग्रेविटी लटका है, लेकिन इधर नहीं वेव चल रही है, इधर चलेगी बस। तो अगर पूछेंगे कि यहाँ से पुली तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है, देन दैट सिंपली द लेंथ डिवाइडेड बाय द स्पीड। जो इसमें मैं बोल रहा था चीज वो ये था कि कभी कभी दे विल गिव यू अ वेरी स्मॉल मास डेंसिटी फॉर द स्ट्रिंग, दे कांट गिव यू 0 in this chapter. You can't have a massless string because there has to be a finite mu here in this formula. So they will give you some mass, but sometimes they will give you a really tiny mass per unit length for the string. उसका हिंट, वो हिंट है बेसिकली कि भाई ये जो लटका हुआ स्ट्रिंग है उसका वेट को इग्नोर कर दो, केवल मास का ले लो। कि ये 10 किलो का है और वो इतना है, तो केवल ये ले लेंगे टेंशन निकालने के लिए। लेकिन अगर ये भी सिग्निफिकेंट दिया है, ये 2 किलो पर मीटर है, तो फिर टोटल निकालो कि भाई यहाँ पे 2 मीटर लटका हुआ है, 2 किलो पर मीटर है, तो 4 किलो तो वो हो गया, 10 किलो ये हो गया, 14 केजी हो गया, तो टोटल 140 न्यूटन टेंशन है, वो यहाँ डाल दो, म्यू से डिवाइड कर दो। अच्छा, इस प्रॉब्लम में डिड यू ऑल रियलाइज कि इसमें वेव का स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा, राइट? क्योंकि वर्टिकली हैंगिंग रोप के अंदर टेंशन सब जगह सेम नहीं होगा। टेंशन इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वेयर लेट्स से एक्स इज फ्रॉम द बॉटम।
So what you will do is you will go to a certain x and basically find the tension there. And the tension there is easy to find. It is simply the weight of everything below it, which will be x length, lambda x mass into g weight. Correct? Therefore, cx क्या हो जाएगा? tx मास पर यूनिट लेंथ मैंने लैम्डा ले लिया ना, अच्छा ठीक है, बाय म्यू यानी कि रूट एक्स जी. सो यू कैन सी इट्स अ वेरिएबल स्पीड, इट डिपेंड्स ऑन एक्स. ये स्पीड अप करता हुआ वेव जा रहा है. बट ये चीज ध्यान रखना, इस चैप्टर में वेव्स में हमेशा ये चीज याद रखो कि वेव क्योंकि कोई चीज नहीं होता, इट्स नॉट अ फिजिकल थिंग, देयरफॉर इट्स एक्सेलरेशन डजंट मीन दैट देयर इज अ फोर्स. यू शुड नॉट आस्क योरसेल्फ और एनीबॉडी एल्स द क्वेश्चन कि इस पे फोर्स कौन सा लग रहा है जो एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि वेव कोई चीज नहीं है, वो एक पैटर्न है. Particles, इस केस में, in this case, the particles are moving in which direction? As this pulse goes upwards, the particles move like this, right? I mean, they either go to this point and then come back. As the pulse runs up, the particles go to the right and come back, go to the right and come back. There is no acceleration of anything physical in that direction. The pattern is accelerated, fine, but it's just a pattern. It's not a physical object. ठीक है? अब क्योंकि ये x पे डिपेंडेंट है, तो तुम डायरेक्टली तो डिस्टेंस ओवर स्पीड नहीं कर सकते हो वेरिएबल स्पीड में, तो तुम्हें cx को dx/dt लिखना पड़ेगा. बस हो गया प्रॉब्लम सॉल्व. एक बार यहाँ पे चेक कर लो कि क्या x बढ़ रहा है t के साथ या कम हो रहा है. बढ़ रहा है क्योंकि नीचे से लिया है, ऊपर से लोगे तो माइनस करना पड़ेगा. ऊपर से भी कर सकते हो चिन्ह में, ऊपर से थोड़ा सा डिफरेंट है कि ऊपर से x ले लोगे तो फिर नीचे वाला मास जो है l - x हो जाएगा. दैट्स ऑल्सो फाइन. तो अब dx के नीचे x ले आओ और रूट जी के साथ dt लगा दो और बोलो कि भाई x पहले 0 था, तब टाइम 0 था, तो जब x l हो जाएगा तो हम पहुंच गए होंगे ऊपर. उसमें कितना टाइम लगेगा? x की पावर -½ का इंटीग्रल हो जाएगा x की पावर -½ + 1 ओवर -½ + 1, तो ऊपर रूट x आ जाएगा. और उसमें जो है ये हो जाएगा. अच्छा नंबर भी आ रहा है ना, तो कुछ लोगों का नंबर आ रहा था, मैंने बोला गलत है. आई थिंक 2 भी आएगा ना इसमें फिर. 2 आ जाएगा और रूट l आ जाएगा. So therefore time taken to reach is 2 root l/g. This is the correct answer. मैंने some of you got this and I said incorrect. My bad. 2 is there, right? हाँ अर्नव, वेव स्पीड कांस्टेंट है और वेव स्पीड कांस्टेंट होती है अगर प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम कांस्टेंट है. ये मीडियम स्ट्रिंग है, इसकी प्रॉपर्टीज में इसका मास पर यूनिट लेंथ भी आता है और टेंशन भी आता है. So in that sense, since the tension is varying, you could say that it is a medium that is not homogeneous. It is a variable medium. The wave speed is a property of the medium. So if the properties of the medium remain the same, which normally they are, then the wave speed also remains the same. But when you suspend a rope like this, then the tension, which is a property of this medium, in the sense of what controls the wave speed are two properties, the mass per unit length and the tension. So the tension varies. So it's not really a homogeneous medium. It's a medium that is itself variable. So the wave speed also is variable in it. It is still controlled by locally the property of the medium, right? At any place, the wave speed is given only by the properties of the medium there. The only difference is the property itself is changing for the medium. So the wave speed is also changing. सबको समझ में आ गया एग्जाम्पल? ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल कर लो. लेट्स से कि हमारे पास एक चेन है जिसका मैंने r रेडियस का लूप बना दिया और उसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू है और उसको मैंने ओमेगा से स्पिन कर दिया और एक स्मूथ टेबल पे रख दिया, तो परमानेंटली ओमेगा पे घूमता रहेगा वो. अब मैंने क्या किया इसका एक जगह पे, और तुम्हें पता है ऑलरेडी ये न्यूटन्स लॉ में तुम पढ़ चुके हो, अगर ये ओमेगा से घूमेगा तो इसमें टेंशन आ जाएगी. टेंशन चाहिए वेव की प्रोपगेशन के लिए, तो हम इसमें टेंशन ला रहे हैं इस तरीके से घुमा के इसको. अब मैं एक जगह पे अगर इसको प्लग करके छोड़ूंगा गिटार स्ट्रिंग की तरह ऐसे, तो मैं जब फिंगर से उठाऊंगा तो एक यहाँ पे हम बनेगा, फिर जब उसको छोड़ूंगा तो वो नीचे गिरेगा, और फिर वो नीचे गिरेगा तो उठेगा, तो फिर दो हम्प निकलेंगे इस तरफ. जैसे पानी में कैसे होता है, सरफेस ऑफ अ पॉन्ड पे ड्रॉप गिरती है, अगर तुमने उसका स्लो मोशन वीडियो देखा होगा, ड्रॉप गिरा पानी के सरफेस पे, पानी पे सरफेस टेंशन है, इलास्टिक है वो, तो वो ड्रॉप उसको पहले ऐसे फ्लेक्स कर देगा नीचे तक, वहाँ पे पानी में गड्ढा हो जाएगा एक तरीके से,
और फिर पानी क्योंकि इलास्टिक है तो वापस रिकॉइल करेगा, राइट? रिकॉइल करेगा और फिर एक बार ऐसा उछल के नीचे जब गिरेगा तो दोनों तरफ, बट इनफैक्ट दोनों तरफ नहीं, क्योंकि पानी एक 2 डायमेंशनल सरफेस है, तो जो मैं ऐसे साइड में तुम्हें दिखा रहा हूँ कि दोनों तरफ रिपल निकलेगा, वो एक्चुअली सब तरफ निकला है ऐसे करके, राइट? So as the elastic surface flexes and then recoils, then it sends a wave in all directions. But that's because water is a 2 dimensional surface. The string is a 1 dimensional surface. So when you pull this point up and release, it is kind of like the water surface going down and then going up and then sending 2 pulses in this direction. You all understand? तो इस पे 2 पल्स निकलेंगे, एक पल्स इधर भागेगा और एक पल्स इधर भागेगा. Find the ground frame speed of the 2 pulses. यहाँ पे ये जानना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए कि जो फॉर्मूला आया है, ये जो फॉर्मूला है मैं लिख देता हूँ पीछे जहाँ पे आया था ये. Gives you the speed of the wave in the string frame. It is the speed of the wave in the string frame. How do we know it is the speed of the wave in the string frame? इस derivation में कहा मैंने बोला कि हम string के frame में. Correct. जब तुम derivation कर रहे हो कुछ चीजें बहुत implicit होती हैं physics में. नहीं निश्चया, acceleration is 0 in x doesn't mean we are in the string frame. I mean ठीक है, okay, fair enough, you could say. जब तुम derivation कर रहे हो तो डेरिवेशन में स्ट्रिंग मूव नहीं कर रहा है ना, डेरिवेशन में तुमने इसको स्टैटिक ड्रॉ किया है, मतलब पूरे डेरिवेशन के दौरान यही तुम्हारे सामने था जो देख रहे हो तुम, तभी तो तुम इसको वाई में ट्रैक कर रहे हो. तो इसका मतलब तुमने ये डेरिवेशन स्ट्रिंग के फ्रेम में किया है. हो सकता है स्ट्रिंग भी जा रहा होगा लेकिन तुम भी उसी स्पीड से जा रहे थे ताकि ये dx हमेशा तुम्हारे सामने रहा, सो दैट तुम इसको एनालाइज कर पाए. So this derivation was done in the string frame. Therefore, the formula that it has generated for the speed is also in the frame of the string, which basically means this: कि if you have a truck, let's say, और ट्रक में जो है तुमने एक स्ट्रिंग बांध के एक पल्स चलाया और एक आदमी ट्रक के अंदर खड़े होकर उसको ऑब्जर्व कर रहा है ए, और एक ट्रक के बाहर से उसको पल्स को ऑब्जर्व कर रहा है बी. ठीक है, और स्ट्रिंग में टेंशन टी है और उसका म्यू म्यू है और ट्रक वी से जा रहा है. तो इन दोनों में से किसके लिए इस पल्स की स्पीड अंडर रूट टी बाई म्यू है? Right? Speed of the wave as seen by A is under root T by mu. The formula under root T by mu gives the speed of the wave as seen by somebody who is also in the frame of the string. But of course, the speed of the same wave as seen by B will be under root T by mu plus V, अगर वो पल्स भी उधर जा रही हो ट्रक भी उधर जा रही है. ठीक है, सो अंडर रूट टी बाई म्यू करके जब तुम निकालते हो स्पीड तो वो ग्राउंड फ्रेम में नहीं होती है. हो सकता है वो ग्राउंड फ्रेम में हो, अगर स्ट्रिंग खुद रेस्ट पर है तो वो ग्राउंड फ्रेम में भी स्पीड हो गई उसकी, लेकिन वो आती जो है वो स्ट्रिंग फ्रेम में आती है फंडामेंटली. ये इंपॉर्टेंट होगा इस प्रॉब्लम के लिए. करो इसको ट्राई. सर होस्ट पे या को होस्ट पे? होस्ट पे.
परिजात करेक्ट आंसर है दोनों। चिन्मय करेक्ट नहीं है, फ्रेम पकड़ो सही वाला। अर्नव करेक्ट नहीं है, मिराज करेक्ट है, हर्षित करेक्ट नहीं है। आइवन करेक्ट है। स्नेह करेक्ट आंसर है दोनों। प्रेरित, टेंशन पूरी स्ट्रिंग में सेम होना जरूरी नहीं है। डेरिवेशन में टेंशन केवल उसके दोनों एंड पे सेम होना रेलिवेंट था। वो अलग बात है कि पूरी स्ट्रिंग में सेम आया एज अ कंक्लूजन ऑफ assuming that the slope is negligible everywhere. But for the sake of the derivation, the only thing required was that in the vicinity of the pulse, the tension is the same, which is roughly correct. If the pulse is really small, क्षितिज correct answer है दोनों। अच्छा वैसे, हाँ ठीक है अर्नव, तो ठीक हो जाएगा फिर। नहीं चिन्मय वो करेक्ट नहीं है, B57 चिन्मय। नहीं हर्षित वो करेक्ट नहीं है, मिताली करेक्ट है दोनों आंसर। अर्नव करेक्ट है एक आंसर, हाँ। श्रेया करेक्ट है दोनों आंसर। नहीं हर्षित करेक्ट नहीं है, वो रूट आर वाला चीज नहीं है सही। क्या हुआ बेटा? हाँ इवन करेक्ट है दोनों आंसर। प्रणव, हाँ चिन्मय करेक्ट है, A56। अर्नव करेक्ट है दोनों आंसर। प्रणव ये करेक्ट नहीं है आंसर्स। हाँ चिन्मय वो करेक्ट है। बिना करेक्ट है दोनों आंसर। सेतु टी तो निकाल के बताना पड़ेगा ना, टी के टर्म्स में कैसे आंसर दे सकते? पर इनकरेक्ट आंसर है।
हाँ ठीक है सर। तो इसमें तुम लोगों को पता है ऑलरेडी टेंशन कैसे निकालते हैं? वो तरीका होता है, वी टेक वन सेगमेंट जो थीटा सबटेंड करता है डी थीटा स्मॉल एंगल, उसके दोनों एंड पे टी टी लगता है, और फिर उसका वर्टिकल कंपोनेंट ले लेते हैं और इसका सेंट्रीपिटल का इक्वेशन लिख देते हैं, ओमेगा से जा रहा है ये। तो बेसिकली 2t sin d theta by 2 which will give this component of tension provides the centripetal to this piece. The piece has a mass of mu rd theta. Rd theta is the length, mu is the mass per unit length into omega square into r. तो थीटा स्मॉल है तो डी थीटा और डी थीटा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली, तो टेंशन की वैल्यू मिलेगी तुम्हें म्यू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर. That's the value of the tension. With that value of tension, you can find the speed of the wave again in the frame of the string. So it turns out to be nothing but r omega, which is exactly the speed of the string also in the ground frame. क्योंकि string omega से घूम रहा है, उसका radius r है, तो string पे कोई element खुद r omega से भी जा रहा है इस तरफ. तो ऐसा r ओमेगा से जाता हुआ स्ट्रिंग पे जो उल्टा r ओमेगा से चलेगा विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, वो ग्राउंड फ्रेम में तो रेस्ट पे ही दिखेगा, और जो ऐसा जाता हुआ स्ट्रिंग जो है r ओमेगा से, उस पे भी उसके रिलेटिव जो r ओमेगा से चलेगा, तो एक्चुअली ग्राउंड फ्रेम में 2r ओमेगा से जाता होगा. देयरफॉर इसका जो देयरफॉर द स्पीड्स ऑफ द पल्सेस in ground frame are 0 and 2r ओमेगा. सबको समझ गया? 0 क्यों है? ये स्ट्रिंग खुद r ओमेगा से चल रही है, इसका स्पीड r ओमेगा है हर जगह, और फिर वो स्ट्रिंग के फ्रेम में, मतलब रिलेटिव टू द स्ट्रिंग पे चल रहा है उल्टा r ओमेगा से, ये जो आया है. तो ग्राउंड फ्रेम में एक्चुअली वो कहीं नहीं जाता होगा. मतलब ये अगर तुम ऊपर से देख रहे हो इसको, ये फ्लोर पे है, तो ये जो हम्प है ये यहीं पे रहेगा तुम्हारे सामने. स्ट्रिंग चलती रहेगी, and in a sense the string will seem to go through it. The shape will be here only, but the string will seem to flow through it. ऐसे ये शेप यहीं रहेगा, और ये शेप डबल स्पीड से भागेगा. जितना स्पीड से स्ट्रिंग चल रहा है ना, स्ट्रिंग पे अगर तुम एक रेड मार्क लगा दो, तो जिस स्पीड से रेड मार्क जा रहा है उसके डबल स्पीड से भागता होगा. तो इसको ओवरकम करके फिर तो बार बार वो घूम के आता होगा और इससे मर्ज होके फिर निकलता होगा. वी विल डिस्कस व्हाट हैपेंस व्हेन टू वेव्स मीट, दैट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक. बट इन एनी केस दिस विल बी रनिंग एट 2 ओमेगा. The string is going at r omega, this will be going at 2r omega, and this will be at rest. सबको समझ में आ गया प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके. फिर जो है वेव इक्वेशन पे वापस आते हैं. ठीक है, और ये क्विकली देख लेते हैं कि वो क्या बता रहा है और उसके क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं. तो वेव इक्वेशन जो फिजिकली एक्सप्लेन कर रहा है कॉन्सेप्ट, वो ये है कि इस साइड ये लिखा है, फिर आगे कांस्टेंट्स हैं,
और फिर आगे ये लिखा है, राइट। अब ये जो चीज है विच इज द एक्सेलरेशन, सो इफ यू थिंक ऑफ लेट्स से अ वेव एंड यू थिंक ऑफ द स्ट्रिंग विच विदाउट द वेव, then this thing, first of all, the second derivative actually represents the curvature. ठीक है, जहां पे स्ट्रिंग के पीसेस स्ट्रेट होते हैं, जैसे ये वाला सेगमेंट है, वहां पे अगर तुम सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो वो जीरो आएगा, क्योंकि ये खुद स्ट्रेट लाइन है ऑलमोस्ट। स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप होती है, वो कांस्टेंट होती है, और फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज जीरो. So the second derivative kind of represents the curvature because the straight line has zero curvature. But if you find the value of the second derivative here, तुम कर सकते हो sin x को दो बार डिफरेंशिएट करो और फिर उसमें वो वाली वैल्यू डालो जहाँ पे उसका मैक्सिमम आ रहा है, तो ये भी मैक्सिमम आएगा। तो कर्वेचर वहाँ मैक्सिमम है और यहाँ मैक्सिमम है, और यहाँ जीरो कर्वेचर है, यहाँ जीरो कर्वेचर है, यहाँ जीरो कर्वेचर है। इनफैक्ट साइन का एग्जाम्पल तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि अगर साइन फंक्शन है तुम्हारा, फंक्शन ही साइन फंक्शन है, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो तो cos x है, लेकिन फिर उसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो खुद साइन है विद अ माइनस साइन। तो मतलब जिस जगह साइन का मैक्सिमा है, जिस जगह फंक्शन का मैक्सिमा है, उसी जगह फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव की भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। यानी यहाँ पे जो है सेकंड डेरिवेटिव लार्ज और नेगेटिव है, और जहां पे साइन का मिनिमम वैल्यू आ रही है नेगेटिव, लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू खुद फंक्शन की, वहां पे उसकी सेकंड डेरिवेटिव की लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यानी यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव लार्ज और पॉजिटिव है, और जहां पे खुद साइन जीरो है वहां पे उसका कर्वेचर भी जीरो आएगा, सेकंड डेरिवेटिव भी जीरो आएगा। You all understand? In fact, this is nothing new for you. When you studied maxima and minima, to find where the maxima and minima are, you took the first derivative and set it to zero. लेकिन उससे तुम्हें ये नहीं पता चलता था कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, बस ये पता चलता था कि एक्सट्रीम है, क्योंकि स्लोप यहाँ पे भी जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ भी जीरो और यहाँ पे भी जीरो। लेकिन इनको आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तुम सेकंड डेरिवेटिव देखते थे और उसका साइन देखते थे। याद करो, मैक्सिमा पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता था, यू कैन सी दैट हियर ऑल्सो, और मिनिमा पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता था। तो वही कॉन्सेप्ट है ये, बट व्हाट द न्यू थिंग आई एम सेइंग इज दैट द सेकंड डेरिवेटिव रिप्रेजेंट्स the curvature of the string or the function, but here the string with a sign. This is a large negative curvature. This is a large positive curvature. जो ऐसी कर्वेचर होती है जो नीचे की तरफ होती है वो नेगेटिव कर्वेचर होती है, और जो ऊपर खुली होती है जिसमें पानी भर सकते हैं वो पॉजिटिव कर्वेचर होती है। और जितना शार्पली करवेंगे उतना मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा। तो बेसिकली अगर तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे तो you'll have a large negative value of curvature, then the value is still negative curvature but becoming smaller and smaller, zero curvature, then it becomes a small positive curvature and then reaches a large positive curvature, then becomes a small positive curvature, zero curvature. The more sharply curving the function is, the more the magnitude of the curvature, and whether it's like this or this determines the sign of it. ये टाइप का चीज हमने डिस्कस किया था उसमें भी, Young Laplace equation में भी. So in any case, this represents the curvature with the sign, and this represents what? Acceleration, but the acceleration is always towards the mean position. So this is the tendency to return to mean position, you could say. And so what this equation is saying in language is that the place where the curvature is large and negative, like this place, will also have, by the equality sign, a large negative acceleration, right? Which we already know is true. This place has a large negative acceleration. The place where there is a large positive curvature will have a large positive value for the tendency to return. It wants to go up and really badly. The place where the curvature is zero will also have a zero tendency to return because it's already where it likes to be. तो ये जो है वो चीज बना देगा जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन जो है इस तरीके से। लेकिन हमने जब इसको डिस्कस किया था पहले तो हमने साइन वेव के लिए किया था क्योंकि एनालिसिस करना आसान था वहां पे, डबल डेरिवेटिव लेके या एक्सेलरेशन निकालने के लिए। बट ये केवल साइन वेव के लिए ट्रू नहीं है, ये तो जनरल वेव इक्वेशन है।
आर्बिट्ररी वेव के लिए भी ट्रू है ये। अगर स्ट्रिंग पहले ऐसा होता था तो इसके बेसिस पे तुम डिड्यूस कर सकते हो कि यहाँ पे लार्ज डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, यहाँ पे लार्ज डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, राइट। ये अलग बात है कि ऐसा वेव होगा नहीं जनरली स्पीकिंग जिसमें ऐसे आ जाए, यहाँ पे लार्ज अपवर्ड एक्सेलरेशन है। जितना ज्यादा शार्पली कर्विंग होगा उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन होगा। जितना स्ट्रेट सेगमेंट होगा, और जनरली स्ट्रेट सेगमेंट जो है मीन पोजीशन के आसपास ही होता है, उतना कम उसका एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। सो इट्स क्रिएटिंग दिस सॉर्ट ऑफ wave like phenomenon. This differential equation is basically simulating the wave like phenomenon where these are more accelerated, these are less accelerated and so on. ठीक है, करेक्ट। ये तो इसका मतलब है इक्वेशन का। Excuse me, sir. हाँ, Sir, does the word negative curvature hold any significance mathematically? yeah, it does. It's a mathematical description only because Right, sir, because you took. So that's double differential. Okay, I got it. I got my mistake now, sir. Sorry, I got my mistake. ठीक है, ठीक। Now, what are the solutions of this? What kind of a function satisfies this equation? Because any function that satisfies this equation will automatically be a wave, right? So, first of all, if you check, जो हम already एक टाइप का solution discuss कर चुके हैं, वो wave होता है क्योंकि वो इसका solution है। जो हम discuss कर चुके हैं वो क्या था? वो था a sin kx plus omega t plus phi, मान लो जनरल। देख लो, लेफ्ट साइड पे डालोगे तो 2 बार x डेरिवेटिव लोगे, पार्शियल डेरिवेटिव इन x, मतलब टाइम को कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो केवल k बाहर आ जाएगा। 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा? अगर तुम d2y/dx स्क्वायर करोगे इधर और उधर 1/c² d2y/dt स्क्वायर करोगे RHS पे, तो इधर क्या बनेगा? 2 बार k बाहर आ जाएगा, a तो है ही, और साइन एक बार कोसाइन बनेगा और फिर साइन बन जाएगा 2 बार डिफरेंशिएट करने में, तो माइनस एंड साइन ऑफ द होल थिंग। उधर की तरफ क्या है तुम्हारे पास? 1/c² तो है ही, फिर 2 बार टाइम डेरिवेटिव लोगे तो 2 बार ओमेगा स्क्वायर बाहर आएगा, a बाहर रहेगा, ओमेगा स्क्वायर बाहर आएगा, और 2 बार डिफरेंशिएट होगा तो साइन से कोसाइन और वापस साइन बन जाएगा विद अ माइनस साइन। सो यू सी दैट सिंस द फंक्शनल पार्ट कैंसल्स आउट, this is a solution. I mean, all you have to do is fix the constants, and in fact we have already fixed the constants correctly. क्योंकि तुम्हारा क्या आ रहा है इससे? तुम्हारा आ रहा है बेसिकली, c को इधर ले लो तो तुम्हारा आ रहा है k equals to omega by c, which is in fact what it was, right? तो ये तो ऑलरेडी करेक्ट सॉल्यूशन है इसका। हमने रिवर्स में पढ़ा एक सेंस में, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन से साइनोसॉइडल वेव प्रोड्यूस किया और फिर उसके प्रॉपर्टीज डिस्कस किए, और अब हम जनरल इक्वेशन फॉर वेव्स पढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि एक टाइप का वेव जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो एक्चुअली इसका सोल्यूशन है। नो सरप्राइजेस, बट दैट इज व्हाट इट इज। बट दिस इज नॉट द ओनली सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, देयर आर अदर काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस आल्सो, वन ऑफ व्हिच वी विल स्टडी लेटर। But in fact, a sin kx plus omega t plus phi, a sin kx minus omega t plus phi, a sin omega t minus kx plus phi, all of those, and in fact, what you will find is that it doesn't even have to be a sine function, right? What you will find is that yxt can be any function as long as the x and t occur in it in a linear combination. Meaning the argument of f is a linear combination of x and t. Linear combination मतलब some number times x plus minus some number times t, दोनों की पावर 1 1, linear combination. ठीक है? नहीं, आई मीन इसमें फूरियर्स लॉ नहीं है। साइन हम क्यों पढ़ते हैं प्रिसाइसली, उसमें फूरियर्स लॉ है। अच्छा, यू कुड से कि अगर साइन इसका सोल्यूशन है तो एनी फंक्शन कुड बी मेड आउट ऑफ साइंस, दैट वे यू आर सेइंग, राइट? हाँ, ऑफ कोर्स दैट्स ट्रू, बट आल्सो आई मीन यू कैन चेक दिस फंक्शन आल्सो हियर। कर लो इसको, देखो अब तुम लेफ्ट हैंड साइड में इसको भी फॉलो कर लो कि भाई d2y by dx स्क्वायर क्या बनेगा और 1/c² d2y by dt स्क्वायर क्या बनेगा, चेक कर लो। जब 2 बार इसका x डेरिवेटिव लोगे तो a 2 बार बाहर आ जाएगा और f का डबल प्राइम हो जाएगा। यू नो दिस नोटेशन, यानी f 2 बार डिफरेंशिएट हो चुका है, वॉट एवर इट बिकम्स, आई डोंट इवन नो व्हाट f इज, बट इसका डबल डेरिवेटिव जो भी फंक्शन होता होगा। इधर लिखा है 1/c², और जब मैं इसको टाइम डेरिवेटिव लूंगा तो 2 बार b बाहर आ जाएगा, और चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, 2 बार b बाहर आने से बाहर प्लस ही बनेगा, और फिर f का डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। तो व्हाट यू सी इज दैट f कैन बी एनी फंक्शन व्हाटसोएवर,
as long as you pick the constants correctly, as long as the ratio of the coefficient of time and the coefficient of space is equal to the speed of the wave, then this equation does not care what this function actually looks like. It could be exponential, logarithmic, sinusoidal, polynomial. The only requirement is, in that sense, this equation is quite generous. I mean, एक सेंस में इक्वेशन बेसिकली क्या करता है, वो सॉल्यूशंस कैसे हो सकते हैं उन पे कंडीशन पुट कर रहा होता है. इक्वेशन बेसिकली क्या होता है, इज अ कंडीशन ऑन व्हाट कैन बी अ सॉल्यूशन. एंड सम इक्वेशंस आर वेरी स्ट्रिक्ट. Only a certain type of thing can be a solution. Like algebraic equations are very strict. X minus 1 is 0, x minus 1 equals to 0 is a very strict equation, right? It puts a limit on, it puts a condition on which numbers satisfy it, and the only numbers that satisfy it is plus 1. X square minus 1 is a slightly more liberal equation because it only says that the square of x must be 1, right? So it can be minus 1 or plus 1. So इस सेंस में ये इक्वेशन बहुत ज्यादा लिबरल है, क्योंकि ये इक्वेशन तो ये भी नहीं लिमिट कर रहा है कि फंक्शन कैसा होना चाहिए. तुम्हें एक्सपोनेंशियल चाहिए, तुम्हें लॉगरिथमिक चाहिए, तुम्हें पॉलिनोमियल चाहिए, जो चाहिए. द ओनली रिक्वायरमेंट दैट दिस इक्वेशन प्लेसेस इज ऑन द आर्ग्यूमेंट ऑफ द फंक्शन. As long as the argument is made up of a linear combination of x and t, whatever this is will satisfy this equation and therefore will be a wave. So इस पे तुम्हें क्वेश्चंस आ सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि सम मल्टीपल चॉइस टाइप दे देगा कि बता दो इनमें से कौन सा वेव नहीं है या कौन सा वेव है, राइट? सो लेट मी गिव यू अ फ्यू ऑप्शंस. e की पावर 3x minus 4t log of t square minus x cube 3 tan x plus t by 7 d 2x minus 4t whole square minus 4. बता दो इनमें से which of them is not a wave. The only thing that is not a wave is this one, right? Everything else is a wave. इसका शेप tan function जैसा होगा, इसका शेप exponential जैसा होगा. So it will look like an exponential function is moving. This will look like a tan function is moving. This will look like a polynomial, a parabola is moving. But this is not the correct equation. This is not a traveling wave because this will not satisfy the wave equation. The rest of them will satisfy the wave equation. ठीक है, समझ गए तुम लोग? So the only requirement is x and t must occur together in a linear combination. Even this can only be proved mathematically. It is a condition on the types of solutions for that equation. So x and t must only occur in a linear combination. बाकी वो 3x plus 2t हो या x plus t by 7 हो या plus minus कुछ भी हो, doesn't matter. x की पावर 1 होनी चाहिए, t की पावर 1 होनी चाहिए और दोनों आपस में added subtracted होनी चाहिए. और added subtracted एक ही चीज है, तो बेसिकली added होने चाहिए. ठीक है, ये सब समझ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं? The other thing that arises out of that same differential equation is the next thing that we'll discuss, and this is in one sense the most important property or the most significant property that waves show, and this is called should we discuss the energy first? Actually, let's discuss the energy of the wave first. Okay. This is also a linear combination. This is a function of z, and the function is a polynomial. Z is the argument of the function, and it satisfies the condition. The argument is a linear combination of x and t.
ठीक है, इसका एनर्जी का डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहले एनर्जी का डिस्कशन करते हैं, फिर पावर का डिस्कशन करते हैं। एनर्जी का डिस्कशन करने के लिए, एनर्जी का स्टोरी समझने के लिए व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, और हम साइन वेव्स ही करेंगे डिस्कस अभी। मैं जनरल पहले कर लेता हूँ, फिर साइन वेव्स पे उसको रिजल्ट बना देंगे। As the wave propagates on the string, each particle, because the energy is with the particle, right? So the particle is moving up and down, and so it can have two kinds of energies. ठीक है? I mean, in a very strict sense, it can have three kinds of energies. I'll tell you why. तुम सोचो कि मैं साइन वेव का एग्जांपल ले रहा हूँ, बट एक जनरल बात हो रही है, या तुम साइन वेव मत भी लो, चलो ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं। अब तुम कंपेयर करो कि जब ये वेव जो है चलता है आगे, तो यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये एलिमेंट, इसका स्टोरी पे फोकस कर रहे हैं हम। तो अब क्योंकि इसको ऐसे ही मूव करना है, राइट, हमारे पार्टिकल्स तो केवल वाई में मूव करते हैं, तो जैसे जैसे पैटर्न यहाँ से जाएगा, ये पार्टिकल के साथ क्या क्या चीजें होंगी। एक तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा, और क्योंकि इसका मास है और ये वर्टिकली मूव कर रहा है, तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी, सो दैट्स वन एनर्जी टू अकाउंट फॉर। दूसरा, विद द पैसेज ऑफ द वेव ये रोटेट भी करेगा, क्योंकि अभी तो इस जगह पे ये पीक आया हुआ है, लेकिन कभी तो इस जगह पे ये वाला पार्ट भी आएगा, तब ये पार्टिकल ऐसा हो गया होगा, तो अकोमोडेट दैट शेप, राइट। थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ मैं इस वेव को, फिर देख लो खुद से। Right, this is the wave drawn a little while later, so it has moved a little to the right, so you can see कि अब वो टेढ़ा भी हो गया सेगमेंट, तो रोटेट भी कर रहा है। जब ऐसा कोई पार्ट आएगा तो दूसरी तरफ भी रोटेट कर जाएगा, तो ऊपर नीचे भी चल रहा है वो, ऐसा ऐसा भी कर रहा है वो, और खिंच भी रहा है वो, लाइक अ टाइनी स्प्रिंग, क्योंकि यहाँ पे कुछ लेंथ है, यहाँ पे कुछ और लेंथ है। जब वो ऐसे सेगमेंट पे होता है तो इट हैज टू स्ट्रेच ऑल्सो, देन इफ इट इज लाइक दिस इट हैज टू स्ट्रेच ऑल्सो, otherwise it is the same size. So in general, if you focus on any small segment of the string dx, then it is doing three kinds of things. अगर तुम मान लो ये dx है, मेरे हाथों के बीच में dx है, ये उसके एक्सट्रीमिटीज है, तो वेव के पैसेज के कारण उसका जो जनरल मोशन है इज बेसिकली सम काइंड ऑफ ट्रांसलेशन अप एंड डाउन, सम काइंड ऑफ रोटेशन लाइक दिस, एंड अ काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग ऑल्सो लाइक दिस, राइट। ये सब वो साथ में ही कर रहा होता है, तीनों चीजें। तो इन अ सेंस each dx has three forms of energy: translational kinetic in y, rotational and elastic potential, करेक्ट। अगर हम ये तीनों अकाउंट में ले लें तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी। एक के लिए लिख लेंगे dx के लिए, और पूरी स्ट्रिंग के लिए उसको सम कर देंगे, एग्रीगेट कर देंगे, तो पूरा स्ट्रिंग का जितना भी लेंथ में, ऑब्वियसली पूरा स्ट्रिंग अगर इनफाइनाइट है तो टोटल एनर्जी उस पे इनफाइनाइट ही है, बट इफ आई वांट द एनर्जी इन सम सेगमेंट ऑफ द स्ट्रिंग, आई नीड टू फाइंड अ फॉर्मूला फॉर one segment and then integrate it over a given length, and then I can find the total energy stored in that region, correct? But actually क्या है, thankfully it turns out that we will not need to account for the rotational energy. Compared to the elastic potential energy and the translational kinetic energy, the rotational energy will be an order of magnitude. I mean basically, जिनमें rotational क्यों नहीं है, rotate कर गया, देख पहले ऐसा दिखता था, अब ऐसा दिखता है, तो rotate हो गया ना, like a rod, it's rotating, right? No. But thankfully, we will not need to account for the rotational energy. The rotational energy will be minuscule, or basically at a different scale, infinitesimally small scale compared to the other two forms of energy. Why is that? Can anyone tell? कि piece का length अगर dx है, अगर तुम इसकी kinetic energy लिखोगे तो कैसे लिखोगे? इसकी infinitesimally small kinetic energy of translation कैसे लिखोगे? half mv square, half mass कितना है इसका, mu dx,
v कैसे लिखोगे इसका? अगर तुम्हें y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t पता है तो उसका टाइम डेरिवेटिव इसका स्पीड है, ये चेंज होता रहेगा टाइम के साथ। लेकिन अगर तुम इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन लिखने जाओगे तो देखोगे कि हाफ आई जब लिखोगे, अगर तुम इसको रॉड मान लो, तो एक तो मास और एक लेंथ का स्क्वायर का टर्म आएगा बाय 12 अगर ले रहे हो तो मान लो, रोटेटिंग अबाउट इट सेंटर ऑफ मास, एंड देन सम ओमेगा स्क्वायर। Do you understand what I'm saying? This is ml square by 12, considering the dx as a rod rotating about its um. And so therefore, the rotational kinetic energy is not even negligible. I mean, it is basically negligible लिख देते हैं, negligible compared to the translational kinetic energy. Did you all understand? हाँ, ये स्क्वायर होगा। ठीक है, सबको समझा? Yes. So therefore, we will basically only need to account for the translational kinetic energy in the y direction and the elastic potential energy जो एक खींच रहा है, इन दोनों को अकाउंट में लेना है और काम हो जाएगा। अब इसको अकाउंट में हम नेक्स्ट टाइम लेंगे मैथमेटिकली क्या फॉर्मूला है, लेकिन एटलीस्ट मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ एक चीज which is an important fact to learn about these waves and which is different from what you learned in SHM. In SHM you learned that the kinetic and potential are complementary. So when you are passing the mean position, you have maximum kinetic and no potential. And when you reach an extreme position, you have no kinetic and maximum potential. And the sum is a constant. So when kinetic increases, potential decreases. When potential increases, kinetic decreases. At any instant, if you take the sum of these two, it is a fixed number, right? It's an interconversion between kinetic and potential. So total is conserved. But with a traveling wave, when the wave is going to one side in a string, the energy of some element dx is not conserved. If you take an element, if you take a string without the wave and then consider it with the wave, मान लो साइन वेव ही ले लो, ये वाला dx कंसिडर करो, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है अभी? 0. 0। एक सेकेंड, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि ये अपने मोशन के एक्सट्रीम पे पहुंच गया है। सो k is 0। लेकिन अनलाइक इन SHM जिसमें कि तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी कंट्रोल होती थी बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, क्योंकि एक स्प्रिंग होता था यहाँ पे जो तुम्हें वापस खींच रहा होता था, तो जब तुम दूर चले जाते थे तो वो स्प्रिंग डिफॉर्म हो जाता था। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में, वेव के कॉन्टेक्स्ट में, द रीजन दिस पीस विल कम बैक डाउन is not because there is a spring here pulling it down, but because it has two sides ka tension which will cause it to come down. That the reason for elastic potential energy in waves on a string is not something which is here. The reason for the elastic potential energy is the deformation of the string itself, the local deformation of the string itself. And so places where the string is more deformed, you have more potential energy, and places where the string is less deformed, you have less potential energy. So if you look at this particular dx, it is pretty much the same size as its undeformed length. Therefore, its potential energy is also 0. Contrast this with this guy who's currently crossing his mean position. इसकी kinetic energy कितनी है? मैक्स होगी, अभी पता नहीं कितनी Yes. है, वो तो डिपेंड करेगा एम्पलीट्यूड ओमेगा वगैरह पे, लेकिन मैक्स होगी ना, अपने मोशन में ही अपने मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे काइनेटिक मैक्स होगी। लेकिन इसकी लेंथ इसके डिफॉल्ट लेंथ के कंपैरिजन में भी मैक्सिमली स्ट्रेच्ड है। सो दिस इज द गाय who also has the maximum potential energy. Not only is this the guy who has the max kinetic energy, it is also the element that has the maximum potential energy. And this is the guy who has the least kinetic and the least potential. They are not complementary. It doesn't happen that when k maximizes, u minimizes, and vice versa. They minimize together and they maximize together. So of course their sum also cannot be a constant number. अगर तुम SHM में एनर्जी कंजर्वेशन को इस तरीके से देखो कि टोटल एनर्जी इज अ बार
जिसमें पिंक जो है काइनेटिक है और ग्रीन जो है वो पोटेंशियल है. So SHM में the bar remains the same height, only the partition goes like this. Sometimes all of it is pink, sometimes all of it is green, sometimes partially pink and green, but the total bar is the same. In waves or in traveling waves, what happens is कि sometimes you have total energy very little, then you have more energy, then you have more energy. But what happens is both of kinetic and potential maximize together. Right? We will actually prove mathematically that they are both always equal to each other. So they are both always half the total. But दोनों की ही values जो हैं साथ में बढ़ती हैं और साथ में घटती हैं. तो obviously जो total है वो भी जो है बढ़ता है फिर कम होता है. ये did this graph make any sense to all of you? ठीक है, और फिर कम भी हो जाता है क्योंकि periodic motion है. तो बेसिकली dx जब मीन पोजीशन पे होता है तो उसकी लार्जेस्ट एनर्जी होती है, फिर उधर जाते जाते उसकी दोनों एनर्जीज कम हो जाती हैं टिल वो दोनों एनर्जी जीरो हो जाती हैं और फिर वो वापस आना शुरू करता है. तो इट गेन्स बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एंड हियर इट हैज बोथ ऑफ देम एज मैक्सिमम एंड देन एज इट गोज टू द अदर साइड दे बोथ, अगर मान लो इधर भी मैंने बना दिया होता तो टोटल एनर्जी फिर डिक्रीज करती है और दोनों इंडिविजुअली भी डिक्रीज करते हैं टिल इट गोज टू जीरो एनर्जी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. So the energy of any particular element in a traveling wave is not conserved. And the reason it's not conserved is because it's a traveling wave. It's not an isolated oscillator which is disconnected from the rest of the universe. Unlike in SHM, once you start it, you have basically given it some amount of energy, and since nobody else interferes afterwards, its energy remains constant. In this case, it's a traveling wave, so energy is constantly coming from there and constantly going there. And so the energy of any point locally continues to fluctuate. Sometimes more energy comes in and less energy goes, so your own energy increases. Sometimes less energy comes in and more energy goes, so your stockpile goes down. And so this fluctuation of energy happens for everyone. But of course a little out of phase. हम डिस्कस करेंगे इसको नेक्स्ट टाइम डिटेल में कि क्यों ऐसा हो रहा है कि कभी तुम्हारी एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है. There is a reason for that because it's a traveling wave. But basic conclusion ये है that the energy of dx in traveling wave is not conserved. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जो है इसको फर्दर डिस्कस करेंगे और इसके मैथमेटिकल फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे काइनेटिक और पोटेंशियल के लिए. देन वील डू सम प्रॉब्लम्स आल्सो. ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं. एनी क्वेश्चंस? सर एक सेकंड प्रीवियस पेज पे जाओ. प्रीवियस पेज देख लो. इधर गया. So the part where x and t must occur linearly so that the function represents a wave. So I understood like how to solve the question, but I'm still having a trouble seeing the reasoning, especially mathematically. Could you repeat that derivation maybe? I mean, it's not very this thing. If you look at it in a very this way, without being too mathematical about it, what you have to see here is that y must be a kind of function. If you have an equation, which is an equation about a function, y is a function, so its derivatives are also functions. If you want a functional equation to satisfy some equality, meaning LHS equal to RHS, the only way that can occur is that the function, when differentiated with respect to x twice, must produce the same kind of function that it produces when differentiated twice with respect to time. Because otherwise, if it ends up producing different, like take a polynomial for example, take something like t square plus x cube. ये भी एक yxt हो सकता है possibly. yxt तो infinite है दुनिया में. You can cook up any yxt. But the problem with this one is, if you differentiate it twice with respect to t, you will be left with only x cube plus 1. I mean, x cube भी चला जाएगा, बस 1 बचेगा. But if you differentiate it twice with respect to x, तो t हट जाएगा, उसमें 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, लेकिन x में 3x बच जाएगा या whatever 6x बच जाएगा. तो इसका स्पेशल डेरिवेटिव जो है दो बार वो x देता है और इसका टाइम मान लो ये 4 ले लो चलो. तो टाइम डेरिवेटिव जब ले रहे हो तो इधर में टाइम का फंक्शन बचेगा और स्पेस डेरिवेटिव लोगे तो इधर x का फंक्शन बचेगा. अब वो दोनों तो कभी फंक्शनली इक्वल नहीं हो सकते हैं.
Understood, sir. right? So the only way this can happen, the only way it can be the case that you differentiate it twice with respect to space and you differentiate it twice with respect to time, and it is functionally equivalent, is when x and t both occur in a linear combination. Any other situation will basically imbalance it in the sense of या तो x बच जाएगा, time बच जाएगा, which is an equation that is not always true. It might be true for a special set of x and t, but this is a general equation. It has to be always true, right? Understood, sir. Thank you. ठीक है, all right. सर एक सेकंड, लास्ट वाले पेज पे था। हाँ सर, हो गया। ठीक है।